वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुंडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की तहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार पोसा भी देती है। नाजरीन, हौसलों की उड़ान के एक और नए शुमारे में मैं राशिद आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज फिर से गुफ्तगू का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिसके रंगों के कई पहलू हैं, जिसकी शख्सियत के रंगों के कई पहलू हैं। उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और एहसास और जज्बात का भी आदान प्रदान करेंगे। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, कोई और नहीं, ये हैं नुपुर कुंडू। है नजर में तेरी छवि बसी, न यहाँ है तेरा बदल कोई। सभी रंग हैं तेरे रूप से, तेरा रूप ही एक मिसाल है। कैनवस पर बिखरे हुए इतने सारे रंग और हर रंग की एक अलग दास्तां। कहते हैं कि न फनकार बनता है और न बनाया जाता है, फनकार तो सच में जन्म लेता है। ये बात सच में नुपुर कुंडू के काम को देखकर महसूस की जा सकती है। नुपुर कुंडू की जिंदगी आज माशरे के लिए एक नज़ीर है, लेकिन ये कामयाबी और ये शोहरत यूं ही हासिल नहीं हो गई है। उसके लिए नुपुर ने जिंदगी के अनगिनत पेचोखम देखे हैं। कम उम्र में ही बेवा बनी और अपने बच्चे की परवरिश का बोझ नाजुक कंधों पर लेकर इतनी सारी कामयाबियां हासिल करके न सिर्फ खुद के बल्कि अपने बेटे को भी शानदार तालीम दी और एम्पावर बनाया। नुपुर कुंडू के किए हुए काम को हिंदुस्तान के साथ साथ बाहर के मुल्कों में भी बड़ी इज्जत से सराहा गया और कई इनाम और एजाज भी हासिल किया। शुरुआत में कथक को अपना पैशन समझने वाली नुपुर ने एक शानदार और कामयाब पेंटर बनकर माशरे को मुतासिर किया। आइए जानते हैं नुपुर की ज़िंदगी के हर रंग को, जिसमें न सिर्फ कामयाबी है बल्कि दर्द हैं, आंसू, आहें और न जाने कितने ही पहलू हैं। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल, खैर मकदम हौसलों की उड़ान में। नमस्कार राशिद, बहुत ही खुशी है मुझे आज आपके इस प्रोग्राम हौसलों की उड़ान में शामिल होने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जैसा कि तमाम नाज़रीन जानते हैं कि हौसलों की उड़ान के अंदर हम उस शख्सियत को बुलाते हैं और मेज़बानी करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर बहुत मशक्क़त करी हो, बड़े बड़े मुश्किलात से जूझते हुए एक मुकाम हासिल किया हो और अपनी किसी ख़ास कला को उन्होंने आसमान के दर्जे तक पहुंचाया हो। नुपुर कुंडू भी उसमें एक नाम है। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। नुपुर, जैसे कि मैंने जिक्र किया और आप जानते हैं कि हौसलों की उड़ान एक बहुत ही मारूफ शो है, न सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान के व्यूअर्स बल्कि मिडिल ईस्ट में भी बहुत लोग हौसलों की उड़ान को पसंद करते हैं। तकरीबन 1 साल हो चुका है हौसलों की उड़ान को चलते हुए नेशनल टेलीविज़न पर, और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज आप मेहमान के तौर पर हैं और मेज़बानी का आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भारत के इतने महत्वपूर्ण चैनल दूरदर्शन पर आज आपने मुझे बुलाया और इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम जो कि आपने बताया 1 साल से चल रहा है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आकर। डेफिनेटली वी आर द पार्ट ऑफ इट। और एक शेर है कि तू चल इस तरह कारवां के साथ, तू चल ए नज़ीर इस तरह कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। तो फिलहाल तो दास्तां भी चल रही है और आप भी चल ही रही हैं। ख़ास तौर पर नुपुर जी के बारे में बता दूं कि आप बहुत मारूफ पेंटिंग आर्टिस्ट हैं और इनका एक अपना अंदाज़ है, अपना स्टाइल है, उस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और भी है कि शुरुआत पॉसिबली डांस के साथ शुरू हुई और जो सफ़र है वो अभी भी जारी है बतौर आर्टिस्ट। तो यही मेरा सवाल भी आपसे कि नुपुर की शुरुआत कहाँ से होती है?
राशिद, मैं 5 साल की थी जी। जब माय फर्स्ट लव वाज डांसिंग, और मैंने कथक की तालीम लेनी शुरू करी। मैं एक बहुत ही फैमिली से आती हूँ जो बहुत सपोर्टिव है। मेरे पिताजी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट रहे हैं, मेरी मदर होम साइंस टीचर हैं, जो दोनों ने ही रिकॉग्नाइज़ करा कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी की एक ऐसी चीज़ है जिसको आगे डेवलप करना चाहिए। तो 5 साल की उम्र से मैंने कथक फ्रॉम जयपुर घराना की तालीम लेनी शुरू करी, और इट वाज माय फर्स्ट लव, जैसे जी, मैंने जी, जी, कहा। और जयपुर घराने से गुरु रवि कुमार गंगानी जी से मैंने तालीम ली, और 6 साल की उम्र में मैंने कथक की अपनी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस दी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में। और फिर आगे चल के 20 साल स्टेज पर डांस भी करा, काफ़ी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करा। जी। और उसके बाद मैं कॉलेज जाने का जब टाइम आया तो मेरे पिताजी ने, क्योंकि वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे, बचपन से ही मैं उनको पेंटिंग करती हुई देख रही थी। जी। छोटी सी थी मैं जब उनके बेडरूम में एक ईजल पड़ा रहता था, और इतनी अच्छी खुशबू पेंट की, जो जी, जी। आज तक मुझे इतना पसंद है, पेंट की खुशबू, ऑयल कलर्स की खुशबू, वो ही देख के जब मैं बड़ी हुई तो मेरे पिताजी ने सजेस्ट करा कि आप आर्ट कॉलेज चले जाओ, तो वहाँ पर दोनों में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। पर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा ये था कि आर्ट कॉलेज जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ये लगा कि एक ऐसी चीज़ मैं कर सकती हूँ जो कि मैं क्रिएटिविटी से जुड़ी रहूँ, और मुझे अपने डांस के लिए परफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम मिले। तो फिर मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से 90s में एडमिशन लेकर वहाँ पर फाइन आर्ट्स में स्पेशलाइज करा मैंने। अच्छा, विरासत ज़रूर आ रही थी घर की तरफ से, और कोशिश ये थी कि डांस कंटिन्यू रहे तो कुछ कर लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि विरासत में कला मिली है तो कला में ही एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन एक पहला प्यार था, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनल प्यार जो है वो ज़्यादा आपको शोहरत दे गया। एब्सोल्युटली। बल जैसे समझें कि हर तरह की कला में आदान प्रदान तो रहता ही है, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि डांस इनिशियली मेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन रही जिसकी वजह से मैंने पेंटिंग करनी शुरू करी। जी। और आज अब इट्स ऑलमोस्ट बीन 3 डिकेड्स कि मैं 30 साल से अपना काम एग्जिबिट कर रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल्स, इस पर भी हम तो, क्योंकि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी है, प्रोग्राम के जरिए हम लोग इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं, एजुकेट भी करते हैं। तो कला पर ही हम थोड़ा, पेंटिंग पर थोड़ा तफसील से बातचीत करेंगे। हाँ जी। एक तो अपने आप जिस स्टाइल में आप काम करती हैं, एक शब्द आपने यूज किया था जब मेरी चर्चा हो रही थी आपसे, इम्पास्टो। इम्पास्टो। हाँ जी। इम्पास्टो, व्हाट इज द इम्पास्टो? क्या है इम्पास्टो स्टाइल? किस तरीके से आप काम करती हैं और कैसे आपने इस पर महारत हासिल की? वेल, पहले मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, इम्पास्टो तो वैसे एक टेक्निक है पेंटिंग की जो कि मेरी बहुत पसंदीदा है। मैं पैलेट नाइफ से पेंटिंग करती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कॉलेज ऑफ आर्ट में जब मैंने पढ़ाई करी, उन सालों में मेरा ये जो यूनिक स्टाइल है ये वहाँ पर डेवलप हुआ। और ये इस कारण भी डेवलप हुआ क्योंकि मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस देती थी, कथक करती थी। तो जब मैंने पेंटिंग शुरू करी राशिद, तो मुझे एक ऐसे लगा कि एक अलग तरह की मुझे उड़ान मिली है। आई गॉट न्यू विंग्स। एज आई यूज टू ऑलवेज अर्लियर कंपेयर कि कथक में आप रूटीन फॉलो करते हैं और उसमें एक ट्रेडिशन है जो आपने सीखी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बंधा हुआ फील करती थी, पर जैसे ही मैंने पेंटिंग शुरू करी मुझे लगा कि आई हैव गॉट विंग्स टू फ्लाई, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे मेंटोर्स और आर्टिस्ट के अंडर मैंने तालीम ली। वहाँ पर ये इनकरेज करा जाता था कि आप यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ, देयर आर नो रूल्स। आपको अपने आप को डिस्कवरी करनी है, कोई भी जहाँ रूल्स नहीं है। तो इस कारण मुझे लगता है कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट किया स्टाइल, और वो धीरे धीरे जब ओवर द ईयर डेवलप हुआ तो मुझे कलर और बहुत सारा कलर कैनवस पे बहुत पसंद आता है। आई लव द टेक्सचर्स, खूब सारा रंग हो मेरे कैनवस पे। तो उस टेक्निक को डेवलप करते करते इम्पास्टो की तरफ मैं आई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ब्रश बिल्कुल हार्डली यूज़ करती हूँ, ब्रशेस नहीं यूज़ करती पेंटिंग में। मैं नाइफ से पेंटिंग करती हूँ, पेंटिंग नाइफ या पैलेट नाइफ जिसको कहा जाता है। तो उससे इम्पास्टो टेक्निक में बहुत हेल्प होती है, अप्लाई पेंट थिकली करना कैनवस पे। तो जिस तरह से मैं हमेशा जिन बच्चों को कभी कभी मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ जैसे आप बटर ब्रेड पे लगाते हैं नाइफ से, उसी तरह काफ़ी थिक पेंट जो ऑयल की एक खासियत है, ऑयल पिगमेंट की, उसी तरह से कैनवस पे
बटर जैसे ब्रेड पे लगाया जाता है, उस तरह से मैं ज़्यादातर कैनवस पे अपना पिगमेंट या कलर लगाती हूँ। कलर के कहते हैं ना कि जो नाइफ होता है उसके यूज़ तो हम जानते हैं कि किस लिए नाइफ यूज़ किया जाता है, काटने के लिए कुछ भी काटिए, लेकिन यहाँ पर आप क्या शब्द इस्तेमाल करूँ मैं कि एक क्रिएशन कर रही हैं उसके साथ, हाँ जी, हाँ जी। जिसके साथ चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखें कि डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, वहाँ से आप एक बिल्डअप कर क्रिएशन, रही हैं, आई थिंक creation इट कर इज द रही हैं। ऑपोजिट ऑफ दैट, उससे एकदम ऑपोजिट है कि क्रिएशन, जी। क्रिएशन विद द पैलेट नाइफ, यस। सो एक बात ये रही कि ये तो चाकू और पेंट के दरमियान की बात हुई कि चाकू से और पेंट से आपने एक कहानी लिख दी है। कहानी इतनी ज़बरदस्त लिखी कि वो कहते हैं ना कि देखिए जो रोशनी की तरफ चला था खुद भी रोशन हो गया। बिल्कुल। तो इतनी शोहरत आपको उस एक ख़ास तकनीक के ज़रिए मिली, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि एक आपका पहला प्यार कथक डांस और एक पेंटिंग, तो दो प्यार हो गए, एक होती है रूह और एक होता है जिस्म, यानी कि आत्मा और शरीर। तो इसमें आप आत्मा किसको मानती हैं और शरीर किसको मानती हैं? आत्मा तो मैं कहूँगी डांस ही रही है, क्योंकि वहाँ से मैं स्टार्ट हुई, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन आगे जाके डेवलप हुआ शरीर में और उसका जो रूप आया मेरे कलर्स के थ्रू, आई थिंक डांस मेरी बहुत आज के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है। लेकिन पिछले, जैसे मैंने बताया, इतने सालों से मैं एग्जिबिट कर रही हूँ, तो आई हैव ग्रोन टू बी पैशनेट अबाउट पेंटिंग। करेक्ट। मेरा ऐसा पैशन है और मुझे ऐसे लगता है राशिद कि मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ उस मामले में कि आप अपना पैशन अगर आप प्रोफेशन की तरह फॉलो कर सकें, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आई थिंक। अक्सर ये सवाल किया जाता था जब हम पढ़ाई किया करते थे कॉलेज के अंदर, तो स्टूडेंट्स होते थे जो प्रोफेसर्स होते थे, तो कई बार पूछा करते थे कि जर्नलिज्म के बारे में पूछते हाँ जी, कि सर ये जर्नलिज्म जो है ये पैशन है कि प्रोफेशन है? हाँ जी। तो प्रोफेसर्स कहते थे कि भाई ये तो तुम ही बताओगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। इज इट योर पैशन और प्रोफेशन। तो बहुत बड़ी आपने बात कही, और यही मुझे लगता है कि कामयाबी का जो राज है वो इसी के अंदर लगा हुआ है। अक्सर मुझे लगता है कि बहुत हद तक लोग मजबूरियों के चलते, सर्कमस्टेंसेस के चलते अपने पैशन फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत हैं, जैसे कि आपने कहा कि आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर पाई। अब प्रश्न ये आ रहा है मेरा कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंटल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन आपको एक विरासत भी मिली और उसके बाद एक आपका पहला प्यार कथक भी आया। तो कथक में आपका या कथक ने आपको कैसे हिट किया? वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? फादर चाहते थे कि आप डांसर बने, या फिर आपका ही एक फादर ने रिकॉग्नाइज करा कि मेरे में वो चीज़ है कि मैं इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ डांस से, तो उन्होंने ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाई। बट आगे चलकर मेरे को लगता है इससे कनेक्टेड मैंने बहुत चीज़ें करी, जैसे मैंने आपको बात हो रही थी हमारी कि मैंने कुछ टेलीफिल्म्स करी, टेली सीरियल्स करे, बट सारे ही डांस बेस्ड रोल्स रहे हैं। जी जी। और कॉलेज ऑफ आर्ट में जैसे जब मैंने साथ साइमल्टेनियसली, दैट वाज अ टाइम कि जब मैं पेंटिंग भी कर रही थी, डांस भी कर रही थी, और मेरे मन के अंदर ये बहुत होता था एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी कि विच शुड बी हाउ बैलेंस कैसे करा जा सकता है दोनों को, क्योंकि मुझे बहुत टाइम तक रहा कि ये दोनों ही चीज़ें मेरे इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, तो मैं दोनों ही चीज़ें बहुत टाइम तक कंटिन्यू करना चाहती थी और करती रही भी बहुत टाइम और तक। इस पूरी कायनात के अंदर जो बात है बैलेंस की ही बात है, हर एक चीज़ बैलेंस में है, तो वो कितनी खूबसूरत है। देखें हाँ चीज़ें जी, हाँ जब जी, बैलेंस में होती हैं, absolutely, तो हाँ। डेफिनेटली आप बैलेंस कर पाएंगे और दो आर्ट फॉर्म्स को एक साथ लेकर चल पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये अर्ली लाइफ की आपकी कुछ बातें हुई, स्टिल क्राफ्ट आपके साथ चली रही है, सोशल कॉज के लिए भी आपने बहुत काम किया है अपनी इस कला को लेकर। उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या क्या आपके काम रहे और किस तरह से आप सोशल कॉज के लिए काम करती हैं। वेल राशिद, मुझे हमेशा से एक चीज़ ये ज़रूर लगी है कि एज एन आर्टिस्ट सेल्फिश कभी नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे ये क्वेश्चन भी आता था अपने आप से इनिशियल ईयर्स में कि कहीं बीइंग एन आर्टिस्ट एक सेल्फिश प्रोफेशन तो नहीं है, क्योंकि कितनी बार होता है कि हम जेन्युइनली वी आर डिस्कवरिंग वन सेल्फ, अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं जी। तो, और आर्टिस्ट अपने ही दुनिया में रहते हैं कई बारी। तो इस कारण मैंने एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश करी दो तरीके से। एक तो मुझे बच्चों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, बच्चों को काम करते देखकर, पेंटिंग करते देख के मुझे लगता था एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत सीख सकती हूँ, बहुत लर्न कर सकती हूँ। तो मैंने बच्चों को बहुत पेंटिंग की तालीम दी, वर्कशॉप्स बहुत मैं कराती हूँ,
और दूसरी तरह से बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत सोशल कॉजेज़ के लिए काम किया, जैसे कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए मैं बहुत वर्कशॉप्स लेती हूँ, डिसेबल्ड बच्चे या ऑटिस्टिक हों, Very nice. उनके लिए मैं बहुत एसोसिएशंस के साथ कनेक्टेड भी हूँ, जैसे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जी, में मैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी की एक मेंबर हूँ, जो अनुराधा गोयल जी चलाती हैं। उसमें मैं एज अ पार्ट वन ऑफ द आर्टिस्ट, वहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं आप देखेंगे अलग अलग फील्ड से हैं, कोई लॉयर है, कोई डांसर है, जी। मैं वहाँ पर आर्टिस्ट हूँ। तो हम लोग सब मिलके बहुत ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लिए। और पिछले कुछ सालों से एक एनजीओ है पीपल फॉर एक्शन, उनके साथ मैं फ्रीलांस तौर पे काम कर रही हूँ। वो लोग बहुत एजुकेशन में कनेक्टेड रहते हैं, और पीपल ऑफ एक्शन जो हेड कर रही हैं अफसाना शरियन जी हैं, उन्होंने मुझे एज अ चीफ क्यूरेटर अपॉइंट किया है। तो जब भी उनके कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जैसे आर्ट कैंप्स या बच्चों के साथ काम करने का, तो मैं अपना टाइम देकर उनके लिए आर्ट प्रोजेक्ट्स क्यूरेट करती हूँ। बच्चों से बड़ा लगाव है आपको, आपके भी खुद एक पुत्र हैं और माशाल्लाह वो भी बहुत टैलेंटेड है, जैसा कि मुझे पता लगा। और लंदन के अंदर इस वक्त वो एजुकेशन लेते हैं या हाँ जी, शाइनक मेरा बेटा अब 24-25 साल का है, और वो हाँ मैथमेटिक्स में गया, बहुत ब्राइट निकला, लंदन में पढ़ाई करी उसने इकोनॉमिक्स की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और इतना ब्राइट निकला कि अब वहाँ पर जॉब कर रहा है। शुरू से उसमें भी मैंने ये देखा था कि उसमें भी आर्ट की तरफ बहुत इंटरेस्ट था उसका, तो बचपन से वो पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे करता था। जी जी। बट और म्यूज़िक में बहुत था। तो बच्चों से काम करने के साथ साथ मुझे अभी तक, मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगी बेटे का। जब वो छोटा था तो ज़्यादातर माई सेल्फ बीइंग अ सिंगल पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रही है। मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे साथ ही रहे हैं बचपन से। वो दोनों को, मेरी मम्मी को, दोनों को ही माँ बुलाना शुरू हो गया। और मुझे इतनी इनसिक्योरिटी आ गई एक टाइम पे, मैंने कहा मम्मी ये बड़े होके कंफ्यूज हो जाएगा कि मम्मी कौन है। इतना मतलब ही हैज़ बिन वेरी लकी कि उनको दो माओ का उसको प्यार मिला है। Correct. तो बचपन से स्टूडियो में मैं कितनी बार उसको अपने साथ ले जाती थी कि वो वहाँ पर काम खेलता रहता था और मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो एक आध बार ऐसा इंसिडेंट रहा है कि कुछ लोग आए स्टूडियो में, तो उन्होंने धीरे से जाके उनको अलग से लेके कहा ये सारे जो पेंटिंग्स है ना, असल में ये मैंने ही बनाई है। तो मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े होना, मुझे ऐसे लगता है इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर लाइफ। यू नो, पेंटिंग इटसेल्फ इज आई थिंक थेरेपेटिक। ये होता ही है, आर्ट एंड कल्चर हो या फिर साहित्य की बात हो, हाँ जी, ये इस तरह के क्षेत्र हैं। राजनीति हुई, साइंस हुआ, हाँ आर्ट एंड कल्चर हुई, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की बात हो, फिर खेलों की बात हो, या फिर क्राफ्ट की बात हो, लाइक टीवी प्रेजेंटेशंस, फिल्मी दुनिया। तो ये एक अलग तरह की ही दुनियाएं हैं, और हाँ जो जी। लोग इससे कनेक्ट हो पाते हैं, जिनको मौका मिल पाता है इन क्षेत्रों के अंदर कुछ काम करने का, तो बहुत ही लकी होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं, जैसे कि हम भी हैं और आप भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्रिकेटर रहे हैं और इतना इसमें काम कर रहे हैं दूरदर्शन पे। आई थिंक आपने बड़ा ब्यूटीफुली दोनों को कंबाइन भी करा है। तो ये एक आई थिंक बहुत बड़ी कला है कि बैलेंस करना, जैसे जी। हम कह रहे थे, एक फील्ड दूसरे को इंस्पिरेशन भी देता है। बलवाब है कि बैलेंस करना। हाँ और जी। इसी बैलेंसिंग के चलते आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले। जब मैंने पढ़ना शुरू किया आपके विषय में, तो पुरस्कारों की जो फहरिस्त थी वो रुक ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि मैं किस पुरस्कार के बारे में इनसे बात करूंगा। मुझे लगता है कि जब बैठेंगे स्टूडियो के अंदर तभी चर्चा होगी। तो इन पर तो बात करेंगे ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम जिंदगी में किसी सफर में होते हाँ हैं, जी। तो कुछ ऐसे पुरस्कार होते हैं जो हमें जिंदगी में मिलते हैं। ये तो रिकग्निशन हो गई कि गवर्नमेंट ने दिया, ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया, इस फोरम ने दिया, उसने दिया, काउंसिल ने दिया, लोगों ने दिया। लेकिन कई बार होता है कि उससे भी परे एक बेस्ट आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर पुरस्कार एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली, मुझे ये लगता है कि मेरी बेस्ट क्रिएशन मेरा बेटा है। मुझे लगता है मदरहुड इज समथिंग दैट कम्प्लीटली डिफाइंड मी इन माई लाइफ। और मदरहुड की वजह से ही मैं आपको ये कहूँगी कि मुझे एक्चुअली में जो मदरहुड की वजह से चूज़ करा कि मेरा पेंटिंग प्रोफेशन रहेगा और डांसिंग इंस्पिरेशन रहेगी। तो बीइंग अ मदर आई थिंक मेरे को डेफिनेशन मिली लाइफ में एक। और सबसे बड़ी क्रिएशन मैं यही कहूँगी कि माई सन इज़ माई बिगेस्ट क्रिएशन इन लाइफ। Your son is biggest creation of life. Congratulations on all the best. Your son, what his name? शाइनक। Shainak. शाइनक, हाँ।
शाइलाक, चलिए वो चेस भी खेलते हैं, और अगर प्रोग्राम देखें तो आपके चेस के लिए भी और मैथमेटिकल जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर सेवाएं दे रहे हैं लंदन के अंदर, उसके लिए भी बहुत ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। और अब पुरस्कारों की फहरिस्त पर आते हैं। काम करता है व्यक्ति, सफ़र होता है, लोग रिकग्नाइज करते हैं, गवर्नमेंट्स भी रिकग्नाइज करती हैं, सम्मानित करती हैं आपको। इस फहरिस्त के अंदर सबसे जो बेहतर पुरस्कार है जो आपको दिल के करीब हो? नहीं, पुरस्कार तो बहुत मिले। मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट बहुत इनकरेजिंग रहता है अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे। करेक्ट। और इनकरेज करे विद, जैसे मेरे को CCRT से जूनियर फेलोशिप भी मिली हुई है। बचपन में मुझे डांस के लिए भी CCRT से स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो मुझे लगता है एक देश की अगर गवर्नमेंट आर्टिस्ट को स्पेशली सपोर्ट करे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा अभी रिसेंटली मुझे फिल्म एकेडमी संदीप मारवा जी जो चलाते हैं, उससे AAFT से मुझे अवार्ड दिया गया, सरोजिनी नायडू अवार्ड। इट वाज अ रिकॉग्निशन एज अ वर्किंग वुमन। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मतलब मैं अपने स्टूडियो से घर रह के ही अपना ऐसे काम कर सकी हूँ, क्योंकि मेरे को एज अ मदर बैलेंस भी करना था। तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी लग्जरी रही है कि मेरे पास घर पे स्टूडियो है अपना। उस वजह से ही मैं इतना काम भी कर पाई हूँ। इसके अलावा इंदिरा गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार फॉर एक्सेलेंस, सब मेरे को पेंटिंग के लिए मिले हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड फील ऑनर्ड दैट मुझे इस तरह से रिकॉग्निशंस मिली हैं। मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ इस शो के अंदर कि ज़िंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं तो हौसला है, और हौसला इस बात का है कि चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, ए चलने वाली राहों में रुकना न हार के, हैं तेरे इंतज़ार में साए बहार के। वेरी ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। तो इसी तर्ज पर आप कुछ फरमा रही थी शायद? नहीं, मैं आप जिसने चलने की आपने बात करी, तो ओवर द इयर्स मैं जिस तरह से पेंटिंग करती आई हूँ, मेरे अलग अलग साल में बहुत सारी सीरीज़ पे मैंने काम करा। उनमें से मतलब जो मेरी बड़ी फेवरेट सीरीज़ रही है, वो जो अभी रिसेंटली मेरा सोलो शो रहा है, मेरा लास्ट ईयर ट्रैवलिंग सोलो शो था, जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में रहा। उसके बाद धूमीमल गैलरी दिल्ली की जो है डायरेक्टर उदय जैन, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ये ट्रैवलिंग शो पहले जहांगीर बॉम्बे में करा, फिर बीकानेर हाउस दिल्ली में करा, और फिर अपनी गैलरी धूमीमल में करा। तो इस शो में इट वाज मतलब नॉट नेम्ड बट इट वाज लाइक बाय रेट्रोस्पेक्टिव। इसमें पिछले कुछ सालों में मैं जिन जिन सीरीज़ पे काम करती रही हूँ, उसका सब एक एक सीरीज़ का डिस्प्ले था। और जो नई सीरीज़ मैंने काम की करी, जो कि मेरी बड़ी पर्सनल फेवरेट रही है, इट वाज द मोज़ेक स्केप सीरीज़। उसमें मैंने स्पेशली मोज़ेक को यूज़ काफ़ी करा है इन कॉम्बिनेशन पेंटिंग के साथ। पहली बार इसको और रोशनी डालें इस पर। तो इस सीरीज में हाँ जी, जो टेक्निक है मोज़ेक, हाँ नहीं टेक्निक नहीं है, मोज़ेक टाइल्स को यूज़ करके। अच्छा, हाँ जी, इस सेरेमिक टाइल्स को यूज़ करके मैंने एक्चुअली कॉलेज के ईयर्स से मैंने काफ़ी म्यूरल में काफ़ी काम करा है। मेरा एक सब्जेक्ट रहा था म्यूरल। मेरे को शुरू से ही मुझे बहुत बड़े बड़े एरिया में काम करना पसंद है। अभी भी मैं काम जैसे करती हूँ तो बहुत लार्ज कैनवस पे काम करती हूँ। तो ये मोज़ेक सीरीज़ एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ मैंने इस तरह से करी, जो कि एक मिक्स्ड मीडिया है। इसमें मैंने ऑयल पेंटिंग के साथ साथ अपने सेरेमिक मोज़ेक की टाइल्स को यूज़ करा है। तो उसको इस तरह से लिया है ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेम, बट एक्चुअली वो मैं कहूँगी ऑर्नामेंटल नहीं है प्योरली। उसमें क्या है कि जो कॉम्पोजिशन पेंटिंग का है, जैसे मेरे सीरीज़ पैलेटस्केप सीरीज़ रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेस्टलम स्केप्स हैं, या अर्थस्केप सीरीज़ या विबग्योरस्केप सीरीज़ है मेरी। तो वो सीरीज़ काम जो है वो कॉम्पोजिशन कंटिन्यू होता है पूरा बाहर की तरफ। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन एंड अ मिक्स्ड मीडिया मोज़ेकस्केप, जिसमें मैंने अपना जो म्यूरल का मेरा जो लव था, जो मैंने करा था कॉलेज में, वो मैं वापस लेकर आई हूँ इस सीरीज़ में। अब तैयारियों को लेकर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उपस्थित हैं, अपने शो कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हम लोग आते हैं, रेडी होते हैं, मेकअप भी होता है और बड़ी प्रिपरेशन होती है। नाजरीन को तो एक घंटे का, पौने घंटे का शो मिलता है, लेकिन इसके पीछे बड़ी मशक्क़त होती है। फिर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इस पर बड़ा वक्त लगाते हैं शिद्दत के साथ। और
अक्सर ये कहा जाता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल लें कि कथक का एग्जाम्पल लेते हैं, जब स्टेज परफॉर्मेंस होती है तो कथक आर्टिस्ट को तैयार होने में ही 3 से 3.5-4 घंटा लगता है, और वो मोमेंटम, उसका जो मेंटल मोमेंटम है वो किस तरीके से बनाकर रखता है एक आर्टिस्ट, इस पर रोशनी डालें आप लोग। देखो, जैसे आपने शुरू करा और बताया कि या फिर इसको यूं भी ले सकते हैं आप, अपनी हाँ। पेंटिंग के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जब आप जी। उसकी प्रिपरेशन करते हैं हाँ, हाँ। तो हाउ इट इज मेंटल प्रिपरेशन इज। मेंटल प्रिपरेशन से मुझे लगता है कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रगल रही है वो एक ये है कि अ, एक अच्छी आर्टिस्ट के लिए स्टूडियो स्पेस होना। अगर आप मेरे कभी स्टूडियो में आएंगे तो मतलब मैंने इतना अच्छी तरह से उसको ओवर द इयर्स, इतना आपको कलर वहाँ मिलेगा कि आप 2-3 साल तक काम कर सकते हैं। जी। तो एक कंफर्टेबल स्टूडियो स्पेस होना आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो अनलाइक परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे आप डांस की बात कर रहे थे, एक आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट की मेरी तरह प्रिपरेशन पहले होती है, करेक्ट। है ना, एग्जीबिशन से पहले है। तो वो आपकी स्टूडियो स्पेस आपके लिए बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, उस स्टूडियो में एक काम इस तरह से करना कि आप उस इन्वायरमेंट में इतने कंफर्टेबल हैं, और इंस्पिरेशन, एक आर्टिस्ट को हर समय एक कॉन्फिडेंस ऑफ इंस्पिरेशन ज़रूर चाहिए। तो मैं अपने स्टूडियो में इस तरह से कनेक्टेड रहती हूँ कि इवन अगर मैं फिजिकली काम नहीं कर रही या पेंटिंग नहीं कर रही, फिर भी आई एम कनेक्टेड स्टूडियो में। मैं रोज़ अपने स्टूडियो के इन्वायरमेंट में रहती हूँ, चाहे मैं म्यूज़िक सुन रही होती हूँ, या मैं डांस कर रही हूँ, या मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। और इससे भी ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ट्रैवलिंग है। तो एज अ जी। पर्सन मुझे ऐसे लगता है, मैंने अपने बेटे को भी छोटे छोटेपन से बहुत ट्रैवल कराया। आई थिंक ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस लाइफ में देता है, इट्स अ Absolutely. बिग लर्निंग ऑफ लाइफ। तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और मेरी जो अलग अलग सीरीज़ रही हैं वो ट्रैवल से भी बहुत डेवलप होकर आई हैं। जी। तो फॉर एन आर्टिस्ट ये पहले की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स उस प्रिपरेशन के बाद एक ऐसा सपोर्ट आर्टिस्ट के लिए होना, एक गैलरी का, जो कि आपके लिए मार्केट कर सके, जी। आपको प्रेजेंट कर सके। क्योंकि मुझे औरों का तो नहीं मालूम, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं मार्केटिंग पर्सन नहीं हो सकती। मतलब मुझे दोनों जनरली नहीं चीज़ों, होते, जनरली आर्टिस्ट नहीं हाँ, होते, मतलब नहीं कर कई पाते लोग हैं। बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। उस चीज़ को साइड पे रख के कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूं अपने काम में, तो वो मेरे लिए बहुत एक सपोर्ट की बात है, जो कि मुझे धूमीमल गैलरी ने बड़ा सपोर्ट किया। तो आई थिंक आई एम लकी दैट उन्होंने इतना सपोर्ट किया। और मार्केटिंग साइड, जी। इतनी प्रिपरेशन, पीआर, ये सब जो होती है, ये आर्टिस्ट के लिए बड़ा मायने रखती है लॉन्ग टर्म में करियर को कंटिन्यू करने के लिए। Absolutely. और अच्छी गैलरी का सपोर्ट हो तो आर्टिस्ट के लिए बहुत एक कॉन्फिडेंस रहता है अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए। और विदाउट एनी प्रेशर ऑफ सेलिंग अगर आर्टिस्ट काम करे, वो एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपने ट्रैवलिंग की बात की है, और इसी शो के अंदर दारिन शाहिदी बहुत मारूफ एक आर्टिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर आप ट्रैवल करते हैं और एक किताब पढ़ते हैं, हाँ जी। तो ट्रैवलिंग आपको उस किताब पढ़ने से ज़्यादा तालीम देगी, और बेहतर इंसान बनने में आपको मदद करेगी, और बहुत कुछ देती है ट्रैवलिंग। और इसी पर मैं कहता हूँ कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो माशाल्लाह से नौजवानी भी है और सैर भी है, बहुत कुछ काम आपने किया। बेटा भी आपका एक विदेश के अंदर है, और मुझे लगता है कि जो नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस बात से भी खबर चाह रहे होंगे कि पहला प्यार आपका कथक, उसके बाद दूसरा प्यार आपका पेंटिंग। तो असल प्यार ज़िंदगी में कब आया, और उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी आप ज़रूर डालें। मैं बहुत लकी रही हूँ। मैं ना एज एन आर्टिस्ट, एज अ विजुअल आर्टिस्ट, मैं गुरु शिष्य परंपरा पे बहुत विश्वास रखती हूँ। एक आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा मेंटर मिलना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़िंदगी में गाइड कर सके। मेरे लेट हस्बैंड जो रहे हैं, वो कॉलेज ऑफ आर्ट में मुझे ऐसे बहुत मेंटर्स मिले। ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, और काफ़ी वेल नोन आर्टिस्ट रहे हैं। तो उनसे मेरी कॉलेज में ही जाके पहचान हुई, और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जैसे अनुपम सूद रही हैं, उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी। तो अच्छे गुरु मिलना, और उनसे एक ऐसा डायरेक्शन मिलना कि आप अपने आप को एक टाइम के बाद आपकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ज़िंदगी में आप कैसे अपने आप को मैन्यूवर करें, कहाँ से लेके जाए, कौन से रास्ते ढूंढें। इस तरह से मैं एक और आर्टिस्ट बहुत सीनियर हैं, अंजुलीला मेनन,
मैं उनको एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट अपना मेंटर समझती हूँ। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट मुझे ज़िंदगी में दी है। तो इस तरह से आई थिंक ओवर द इयर्स अलग अलग आर्टिस्ट की एसोसिएशन से बहुत इंस्पिरेशन, इंकरेजमेंट और गाइडेंस मिलती रहती है मुझे लगता है। हस्बैंड कहाँ मिले, कैसे मिले, कैसे? कॉलेज ऑफ आर्ट पे जी। वो वहीं पढ़ाते थे, मैं वहाँ स्टूडेंट थी। और फिर उसके बाद वो भी कला की दुनिया में थे, तो इसलिए आई थिंक हमारा साथ काफ़ी टाइम तक बड़ा अच्छा रहा। जब तक कला की दुनिया में थे वो थे, अब नहीं है। तो अच्छा, ये वो भी होता है ना कि आप भी कलाकार, वो भी कलाकार, वो बंगाली, आप हाँ जी, पंजाबी, हाँ तो एक पश्चिम के और एक पूर्व के, तो ये दो धाराओं का मिलन। I think it is the creativity which bonded us Absolutely. together. That was the thing, and I genuinely looked up to him as a mentor. You know, that was the most important thing. Correct. कला बहुत लोगों को बांधती है और हमें भी बांधा। So initial years मैं 90s में कहूँगी, उनसे मेरे को बहुत बहुत तालीम मिली, कॉलेज में काफ़ी मिली और काफ़ी सपोर्ट भी मिला। वो कहते हैं ना कि पूरब से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण की मिल जाती हैं रेखाएं, लाखों पैरे बिठाएं, लेकिन फिर भी मिल जाती हैं। हाँ जो जी। फूल खिलने खिलकर रहेंगे, चाहे कहीं से भी वो सफर हो। फिर से एक बात मैंने आपकी और जानकारी मिली, गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, तो गंगा का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये गंगा का क्या माजरा है, और ये शायद गंगा हिंदुस्तान से निकलकर दूसरे मुल्कों तक भी जाती है? हाँ, गंगा जो मेरा काम आप उसकी बात कर रहे हैं, जी, मुझे जी, जी। लगता है मैंने एक्चुअली अपने ओवर द इयर्स करियर में काफ़ी कमीशन वर्क प्रोजेक्ट्स भी करे हैं। मुझे कहीं से मिलता है, मतलब गंगा एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट इस वजह से रहा है क्योंकि एक इंटरनेशनल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत करा था। इट वाज अ वेरी लार्ज पेंटिंग जो कि चाइना नेशनल एकेडमी ऑफ पेंटिंग ने इंडिया से 2 आर्टिस्ट को चूज़ करा। मैं जूनियर आर्टिस्ट थी, Perfect. दोनों में से एक सीनियर और मैं छोटी उसमें से। तो हमें एक टॉपिक चूज़ करना था जो कि बेल्ट एंड रोड के अंतर्गत जहाँ जहाँ वो सिल्क रूट जाता है, जी, जी। उसमें से एक टॉपिक पिक करना था। तो मुझे लगा कि मैं गंगा से ज़्यादा एसोसिएट करती हूँ वो जगह जहाँ पर जो स्पिरिचुअल, मेरे लिए एज अ हिंदू आई थिंक गंगा इज़ अ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट रिट्रीट। ठीक फरमा तो रहे हैं। मैंने वो टॉपिक चूज़ करा और मैंने अपने ही एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में एम्फसाइजिंग ऑन द कलर्स ब्लू, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके बहुत लार्ज अराउंड 9 बाय 12 फुट का काम प्रिपेयर क्या करा। संदेश देने की कोशिश की थी आपने इस गंगा प्रोजेक्ट से? जहाँ पे गंगा महासागर से मिलती है, वो हमारे लिए हिंदुओं के लिए बहुत वो स्थान मकर संक्रांति के दिन बहुत जी, जी, वहाँ पे जाते हैं, और मेरे लिए एक बहुत वो नॉस्टैल्जिक फील है। मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहाँ पर गई हुई हूँ इस टाइम पे। तो इंस्पिरेशन ये थी कि उस जगह पे जहाँ गंगा महासागर से मिलती है, उस पॉइंट पर इतना ब्यूटीफुल अमेलगमेशन ऑफ कलर्स है, रंग अलग अलग तरह के, आपको हजारों ब्लू कलर्स के फीलिंग आती है वहाँ जाके। जी। तो उस थॉट प्रोसेस को लेकर मैंने वो एक्सप्रेशन पेंटिंग में दर्शाया। अपनी पेंटिंग का नाम गंगा था और अभी वो चाइना बीजिंग में नेशनल एकेडमी में लगी हुई है। चाइना के अलावा भी किसी और कंट्री के अंदर आपका कोई काम? मैंने ना जो कि कमीशन meaningful प्रोजेक्ट्स हो? बड़े जी, करे जी, हैं। please. जैसे अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट करा था। यहाँ पर दिल्ली, अगर जानते हो आप, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर है, डेफिनेटली जानता हूं। और वहाँ पर चिराग दिल्ली और शेख सराय का जो रोड है, वहाँ फुट ओवर ब्रिजेस हैं। जी, जी, उसके जी। ऊपर गवर्नमेंट का ये आइडिया था कि सेल्फी पॉइंट्स लोगों के लिए क्रिएट करे जाएं। आजकल विद द न्यू टेक्नोलॉजी बच्चों को सेल्फी पॉइंट, और इस तरह से था कि उसमें देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो। तो उस जगह पे हमने रानी लक्ष्मीबाई को लेकर और शहीद भगत सिंह को लेकर वहाँ पे वो सेल्फी पॉइंट्स क्रिएट करे हैं। और अगर आप पूरे वो फुट ओवर ब्रिज पे देखें तो उस पे सारा मेरा काम लगा हुआ जी, है। जी। और इसके अलावा एक मेरा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इनफैक्ट काम, एब्स्ट्रैक्ट काम था, वो ताज होटल, जीवी के ताज चंडीगढ़ में लगा हुआ है। कभी आप जाएं राशिद वहाँ पर तो ज़रूर देखिए, रिसेप्शन पे सबसे बड़ा काम मेरा ही है वहाँ पर, जब ताज आप चेक इन होटल? करते हैं। ताज, हाँ जी, अच्छा। ताज जीवी के में इट्स 22 फुट का काम है वो, काफ़ी बड़ा। और मैं अगली मरतबा जब जाऊंगा तो निश्चित ही एक सेल्फी लेकर आपको जरूर भेजूंगा बिल्कुल इसकी। बिल्कुल, वो बिल्कुल रिसेप्शन पे ही है। जी। और वो मैंने तकरीबन 6 महीने में वो काम कंप्लीट करा था। उसके अलावा बॉम्बे में मेरा अराउंड 75 वर्क्स हैं कमीशनड एट ओबरॉय होटल। उनके लग्जरी स्वीट्स हो रहे थे, तो उन्होंने हर कमरे के लिए एक ओरिजिनल काम मेरे से करवाया।
देखिए, अगर मौका मिल जाए ना, तो कहते हैं ना कि महिला पुरुष के अंदर भेद नहीं होना चाहिए, और ऐसी परंपरा रही है, और भारत के अंदर महिलाओं को लेकर बड़ा काम किया गया, उनके एम्पावरमेंट को लेकर। और आप जैसी महिलाएं जो इस ज़बरदस्त कला के साथ आगे बढ़ी, और रानी लक्ष्मीबाई का आपने जिक्र किया, तो मुझे एक चंद लाइनें ध्यान आती हैं इस पर, आपकी तारीफ पर भी, और जितनी वीरांगनाएं हुई उन पर भी। और सिर्फ एक वीरांगना नहीं हुई है, आपके काम है बहुत अलग अलग मुख्तलिफ क्षेत्रों के अंदर, भारतीय महिलाओं ने बड़ा कुछ काम किया है। उसमें ये लाइन इस तरह से है कि यूं तो रहे सदा सदियों से घूंघट के मीठे तालों में, यूं तो रहे सदा सदियों से घूंघट के मीठे तालों में, वक्त पड़ा तो हमने भी तलवार उठाई हाथों में। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। वक्त पड़ा तो हमने भी तलवार उठाई हाथों में, हमने भी है रक्त चढ़ाया नरमुंडों के प्यालों में, खोए केवल रहे नहीं हम पिया की मीठी बातों में, खोए केवल रहे नहीं हम पिया की मीठी बातों में, वक्त पड़ा तो हमने भी तलवार उठाई हाथों में। तो तलवार उठाने का आश्रय ये नहीं कि किसी को, रानी लक्ष्मीबाई ने तो खैर देश की आज़ादी के उसमें कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन आपने चाकू उठाया, और चाकू के साथ आपने पेंटिंग की, और शोहरतें हासिल की। मेरा महिलाओं को लेकर यह सम्मान में आपके लिए और रानी लक्ष्मीबाई। थैंक यू। आई ऑल्सो बिलीव, मतलब एज अ वुमेन एंड एज अ वुमेन आर्टिस्ट, आई फील मेरी जो ये स्ट्रेंथ रही है काम में, वो मेरे कैनवस पे बहुत उभर के आती है। मैं जिस तरह से कहूँगी, जो एक मेरा अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एज अ सिंगल पेरेंट बेटे को बड़ा करना, मेरे जो कलर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड रहे हैं हमेशा। और मेरे अगर आप स्ट्रोक्स देखें काम में, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स रहे हैं। और ये जो पैलेट नाइफ आपने कहा, उससे मुझे वो बड़ी स्ट्रेंथ आती है कलर एप्लीकेशन कैनवस पे। जब मैं अपने स्टूडियो में काम कर रही होती हूँ, तो मतलब मेरी टेक्निक ऐसी है कि मैं जैसे हाउसवाइफ काम करती है अपने किचन में, मेरे को वो लगता है कि मैं डाइनिंग टेबल पे, जैसे मेरा ज़्यादातर काम जब शुरू होता है तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल रखती हूँ। मैं ईजल पे बहुत लेट आता है काम, तो उस पर मैं सब तरफ से काम करती हूँ कैनवस पे, शुरू इनिशियल स्टेजेस में अपनी पेंटिंग के। बहुत देर बाद वो होता है कि वो एक फॉर्म लेता है, या अंदर से उसके डेवलप होते हैं ओवर द लेयर्स टेक्निक से। मेरे काम में बहुत लेयर्स से काम डेवलप होता है। तो जो पैलेट नाइफ है वो बहुत हेल्प करता है कि नीचे के फॉर्म्स को एक्सट्रैक्ट करने में, जैसे नेचर के फॉर्म्स या एचिंग के थ्रू। मेरे बहुत डेंटिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स मैं यूज़ करती हूँ, तो उन सब से मेरा बहुत वो रहा है काम करने के लिए। और जहाँ तक आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात करी, मेरा एक और प्रोजेक्ट रहा था बहुत अच्छा, जो हमने बॉम्बे में करा था प्रीति जिंटा के साथ। तो वो हम दोनों ने, प्रीति जिंटा जो एक्ट्रेस हैं और मैंने, एज टू विमेन पर्सनालिटीज़, हम दोनों ने एक कैनवस पे एक साथ कोलैबोरेटिव काम करा था। तो उस समय भी उसका टॉपिक था पिंक प्लेजर लाइन। तो उसमें हम दोनों ने मिलके एक कैनवस क्रिएट किया, जो कि उसी समय वहाँ पर ऑक्शन भी हुआ था फॉर द अंडर प्रिविलेज। जो उसके जो गई पैसा वो सब यूज़ करा गया फॉर अंडर प्रिविलेज। पिंक प्लेजर लाइफ, पिंक प्लेजर लाइन ऑफ LML वेस्पा स्कूटी। अच्छा, ठीक है। उसके लिए तो वो हम दोनों ने मिलके वो क्रिएट करा था। वेरी नाइस। अच्छा, कलर्स की बात हो रही है, पिंक की बात हो रही है, आज भी आपने बहुत खूबसूरत कलर पिंक ही पहन रखा है। फेवरेट कलर कौन सा है आपका? क्योंकि इतने रंगों में रहती हैं, उसमें डिसाइड करना ये मुश्किल नहीं होता कि कौन सा फेवरेट? मेरे रेड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरा फेवरेट कलर रहा है, और आई फील कि रेड मेरे को मेरी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट भी बहुत करता है, रेड। बट जब मैं कैनवस स्टार्ट करती हूँ, तब मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं ब्लैक कलर से कैनवस स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कैनवस में, ज़्यादातर मेरी खासियत ये भी रही है कि मैं बहुत लार्ज कैनवसेस करती हूँ। रेड तो वीरता का हो गया, हाँ जी, और ब्लैक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज का होता है। स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा मुझे हमेशा से राशिद ये लगता रहा है कि जब मैं पेंटिंग शुरू करती हूँ, तो जैसे कि बहुत आर्टिस्ट एक ग्राउंडिंग कलर ले लेते हैं कैनवस को, कोई भी पसंदीदा कलर से दे यूज़ इट के कोटिंग करने के लिए, मतलब इसको ग्राउंडिंग कलर भी कहा जाता है। तो मैं ज़्यादातर ब्लैक इसलिए भी यूज़ करती हूँ कि मेरी वो एक फीलिंग रही है कि मैं जिस तरह से स्टेज पे परफॉर्म करती थी, तो जब स्टेज होता था तो पहले आप जब शुरू करते हैं परफॉर्म करना, तो आपका डार्क होता है एब्सोल्युटली, यू एंटर इनटू दैट लाइमलाइट थ्रू अ डार्क स्टेज। तो मुझे ये डार्क इसलिए भी एज अ ग्राउंडिंग कलर यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इट काइंड ऑफ मेरे को प्रिपेयर करता है टू परफॉर्म।
मेरा काम काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, एक्सीडेंटल नहीं है, पर आई वुड टर्म इट एज स्पॉन्टेनिटी। इसी पे हम थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे। जैसे स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में जब बात होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, XYZ कोई भी कार्य जिंदगी का, तो अगर आपको ब्रह्मांड के साथ, कुदरत के साथ, कायनात के साथ कनेक्ट होना है, या जो परम शक्ति है उसके साथ आपको कनेक्ट होना है, तो आपको एक अलाइन करना होता है अपनी एनर्जीज को। हाँ जी, हाँ या जी। फिर आप कोई स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म के अंदर हैं, तो आपको किस तरह से, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि मेंटल प्रिपरेशन, तो ये भी उसका Absolutely. पार्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। योर मेंटल प्रिपरेशन और स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, तब जाकर कैनवास पर या किसी भी आर्ट फॉर्म की, क्राफ्ट की चीजें बेहतर तरीके से बाहर निकल कर आती हैं। इत्तेफाक बिल्कुल करती हैं आप? बिल्कुल। मुझे ये लाइन पे बहुत वो ट्रस्ट रहा है कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ फिजिकल एक्सपीरियंस हियर ऑन true, अर्थ। true. मुझे, मैं बड़ा वो अंदर से फील करती हूँ। ऑल्सो जिस तरह से आपने मेंटल उसकी बात की, हम पीछे भी बात कर रहे थे कि कोविड टाइम में हम सबको ऐसी चीज़ लगी कि हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत पड़ी थी, और सबको लगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत True. थी। तो आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस। जिस NGO पीपल फॉर एक्शन के साथ मैं काम कर रही हूँ, हम लोग उस मेंटल हेल्थ और अवेयरनेस पे बहुत काम करते हैं, कनेक्टेड विद आर्ट। जिस तरह से मैंने आर्ट कैंप्स उनके लिए क्यूरेट करे, वी टुक बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट को हम लेकर गए धर्मशाला लास्ट जी, ईयर, जी। और हमने मेंटल हेल्थ पे बहुत डिस्कशन करी, पॉडकास्ट करी, और उस पे फिर आर्टिस्ट ने पेंट करा। तो मुझे लगता है राशिद कि मेरा प्रोफेशन, हम बहुत लकी रहे हैं कि आर्ट इटसेल्फ इज़ वेरी थेरेपेटिक। इस तरह से इतना थेरेपेटिक रहा है कि डिफिकल्ट टाइम्स में काम से ही अपने आप को उभारा जा सकता ये है। सीखने की बहुत बड़ी चीज़ है। किसी न किसी, शाहरुख खान भी इस बात का जिक्र करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आर्ट जरूर होती है, कोई ना बिल्कुल कोई, बिल्कुल। हाँ, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है। हाँ जी। और उन्होंने आगे ये जिक्र किया कि ये चीज़ आपको आपके सबसे मुश्किल दौर के अंदर संभालेगी। बिल्कुल और ये बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि आप शाहरुख खान बने या राशिद बने या फिर नूपुर बने, लेकिन वो आर्ट अगर आप कैरी करते हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर, तो कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त आएगा जब आप बहुत गम में होंगे, किसी ऐसे मुश्किल में होंगे, तब वो चीज़ आपको संभालेगी। बिल्कुल, जैसे योगा मुझे बड़ा पसंद है जी। इस तरह से। तो मुझे याद है कोविड टाइम में, कोविड जब लॉकडाउन था, तो तब मैंने बहुत ऐसी, मतलब उस समय सूर्य नमस्कार बहुत बारी, मैं 50-50 तब सूर्य नमस्कार कर लेती थी। और उस टाइम के जो मेरे सीरीज काम के थे, उनको मैंने क्वारंटाइन स्केप्स टाइटल करा था, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी रही है एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप्स। जबकि आप, ये डेफिनेटिव नहीं है कि वो आपको एक लैंडस्केप दिखाई दे, करेक्ट। बट इट इज़ अ फीलिंग ऑफ दोज कलर्स विच मेरी इंस्पिरेशन से आके मैं ऐसा एक स्केप तैयार करती हूँ। तो मेरी जो सीरीज क्वारंटाइन स्केप्स थी तब, इट रिफ्लेक्टेड अ फीलिंग कि आपकी इच्छा जो बाहर जाकर आपको, वो जो एक एनवायरनमेंट में आप जी रहे थे, वो चाह के वहाँ पर वापस जाने के लिए। तो आई टाइटल्ड इट कि क्वारंटाइन में रह के भी मैं स्केप्स आई वाज क्रिएटिंग। अच्छा, आगे की अब कहानी क्या है? क्या प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आगे? अभी रिसेंटली मैंने बाहर की तरफ भी बहुत काम कर रही हूँ कुछ। दुबई में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि अभी वर्कआउट हो रहा है, जिसमें मैंने रिसेंटली एक वर्चुअल एकेडमी के साथ, बहुत VR एकेडमी है, उसके साथ कुछ वर्चुअल काम बहुत किया है। उसमें मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी सबके लिए अवेलेबल है। आप AI की बात करें या कुछ, तो मुझे लगता है एज बच्चों को भी, मतलब स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट और इन सब के लिए, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने तरह ढाल लेना एक स्ट्रेंथ है, ना कि उस पर डिपेंडेंट हो जाना। तो एक वर्चुअल रियलिटी में मैं कुछ पेंटिंग्स क्रिएट कर रही हूँ, जो कि आगे एक प्रोजेक्ट डेवलप होगा उस तरफ। और रिसेंटली मेरा एक लंदन में ग्रुप शो था, वो मैंने अभी ख़त्म किया इस साल। वहाँ पर एक ग्रुप था जिसमें सिर्फ आर्ट जेमिनी एग्जीबिशन का नाम था, तो आई वॉज ओनली आर्टिस्ट चूजन फ्रॉम इंडिया, उसमें काम किया। और आगे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बच्चों के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। हम लोग मेंटल हेल्थ को आगे बहुत डेवलप करना चाह रहे हैं, मतलब क्योंकि आजकल के टाइम में हम समझते हैं कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जिस NGO के साथ मैं काम कर रही हूँ, पीपल फॉर एक्शन, हम लोग बच्चों के लिए भी और आर्टिस्ट के लिए भी काफ़ी एक साथ इसके लिए प्रोजेक्ट्स आगे डेवलप करेंगे। और अपने काम के साथ मुझे लगता है सोशल, जैसे हमने बात की, सोशल कॉजेज़ के लिए काम करना आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट मुझे लगता है इसे खुराक बोलते हैं। बिल्कुल। और आर्टिस्ट एक ऐसी पर्सनालिटी है, आप भी इसको अच्छी तरह समझते होंगे, कि जो सोसाइटी के एक ब्रिज बन सकता है टू कनेक्ट द सोसाइटी टू देयर
inside. एक तो होती है कि आपकी ग़िज़ा होती है, यानी कि डाइट आपकी जो आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए होती है हम लोग, और एक होती है आपकी रूह की ग़िज़ा, यानी कि आत्मा की जो आत्मा का पोषण कहेंगे इसको हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कुछ ना कुछ फूड फॉर द सोल जिसको कहा जाता है। फूड बिल्कुल फॉर द सोल। तो आपका फूड फॉर द सोल न सिर्फ रोजगार है इनका, वो न सिर्फ इनका पैशन है, प्रोफेशन है, बल्कि इनकी आत्मा का भी पोषण है। और क्या खूब इन्होंने काम किया है, पूरे विश्व के अंदर लगातार अपनी रोशनियां बिखेर रही हैं। साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पुरस्कारों की फहरिस्त की बात हुई थी, करंट में कोई ऐसा पुरस्कार आपको हासिल हुआ रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? रिसेंटली अभी मैंने लास्ट ईयर जो आपको बताया, मुझे सरोजनी नायडू अवार्ड मिला था जी, जो कि फिल्म अकेडमी संदीप मारवा जी ने दिया था। अच्छा, सोशल कॉज पर एक बात और मेरे जहन में आई, मैंने पढ़ा था कि जेल के कैदियों के लिए भी आपने कुछ काम कर रखा है। तिहाड़ जेल में हमने प्रोजेक्ट करा था एक बारी, वहाँ पर कोलैबोरेटिव वे में हर आर्टिस्ट ने एक एक कैदी के साथ कैनवस पे काम किया था। अच्छा, तो मतलब इसको कोलैबोरेशन, आई फील कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और वहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग हैं। ये काफ़ी साल पहले खैर ये वाला प्रोजेक्ट था, बट इस तरह के आगे भी हम बहुत प्रोजेक्ट्स अभी कर रहे हैं कि वर्किंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग कैनवसेस टुगेदर। अच्छा, एआई का आपने जिक्र किया, तो एक मेरे भूल गया था उस वक्त, तो मुझे अभी ध्यान आया वो प्रश्न करने के लिए। जैसे स्केचिंग की बात होती है, तो स्केचिंग वो है बहुत ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट के ज़रिए या फोटोशॉप के ज़रिए, या जो फोटो स्टूडियोज होते हैं वो आपको तुरंत आपकी फोटो को स्केच में तब्दील कर देंगे। हाँ जी, हाँ तो एक जो स्केच पेंसिल्स के साथ किया जाता है और एक ही स्केच एआई या फोटोशॉप के जरिए किया जाता है, किस तरीके का फ़र्क है और आर्टिस्ट के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है ये? मैं कभी भी टेक्नोलॉजी को मैंने राशिद थ्रेट नहीं समझा। मुझे लगता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन लाइफ। इट इज़ मतलब मूव फॉरवर्ड करने की एक चीज़ है। जैसे कि मैंने बात किया कि आर्ट स्टूडेंट्स वगैरह, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ, बट एब्स्ट्रैक्ट सीखने के लिए वो जो तालीम मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में मिली जी, उस समय हमने सब कुछ सीखा, उसके बाद ही उसको ब्रेक करा। करेक्ट। जिस तरह से कहा जाता है जब तक आप ड्राइंग नहीं सीखेंगे तो आप उसको ब्रेक करके अपने हिसाब से एक्सप्रेशन कैसे देंगे। तो वो चीज़ सीखना, मे बी लाइट ड्राइंग सीखना, पोर्ट्रेचर सीखना, और अलग अलग तरह की बहुत वैरायटी ऑफ मीडियम्स को एक्सपेरिमेंट करना, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, सब एक कॉलेज के अंदर ये सब तालीम आती है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का है, आई थिंक इट इज़ ब्यूटिफुल। मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जी, आई फील वेरी चार्म थिंकिंग अबाउट के फ्यूचर में कैसी लाइफ होगी, हाउ वी आर गोइंग टू इमेजिन आर्ट। आज से हम इतने साल पहले देख पाते हैं मे बी पिकासो के काम वगैरह, और एक फ्यूचर में झांक देना, कि मुझे लगता है ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है आजकल के टाइम में, टेक्नोलॉजी या एआई, कि वी कैन एक्चुअली काइंड ऑफ सी द फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ करे जा सकती है। लेकिन आर्ट स्टूडेंट्स को, ये जो यंगर आर्टिस्ट हैं, उनको ये बहुत बात समझने की एक चीज़ है कि इस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना। हार्डवर्क का कोई और वो नहीं है। आई थिंक हार्डवर्क एंड दूसरी चीज़ बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, हार्ड वर्क, और प्रतिभा आपको मिलेगी, लेकिन डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे ये बहुत एक चीज़ है जो मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने स्कूल के ईयर्स में, मैं स्प्रिंगडेल स्कूल से हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था, जो कि मेरा बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे इसी फिराक में था शुरू में, जो मैंने पुरस्कार की बात की थी ना, इतनी रिकॉग्निशन तो मिली, क्योंकि आई वाज गिवन द डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड फ्रॉम स्प्रिंगडेल स्कूल, माय अल्मा मैटर। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्कूल का टाइम है जहाँ पर आपको, आई बिलोंग टू अ वेरी, स्प्रिंगडेल्स बहुत कल्चरल स्कूल रहा है दिल्ली में, एंड इट इनकरेजेस द आर्ट्स अनलाइक मेनी स्कूल्स विच आर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो उसको बहुत आपको इनकरेज करता है अपने आप को कल्चर और आर्ट में। तो उन सालों में जो मेरी एथिक्स डेवलप हुए, मुझे लगता है वो आर्ट स्टूडेंट्स को समझने की बहुत ज़रूरत है कि उसका कोई और तोड़ नहीं है। यू हैव टू बी ट्रू, एथिकल एंड वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, एंड यूज द टेक्नोलॉजी अपने बेस्ट के लिए। एक बात पे जल्दी से रोशनी डाल दीजिए। स्पॉन्टेनियस की एक बात हुई थी आपकी क्राफ्ट को लेके, स्पॉन्टेनियस टर्म भी है कि आप स्पॉन्टेनियस भी कलाकारी करती हैं, वो क्या चीज़ है? स्पॉन्टेनियस जो मेरा स्टाइल है, मतलब जब मैं कलर अप्लाई करती हूँ, शुरुआत मेरी यहीं से हुई थी, बल्कि मुझे लगता था कि डांस का जो रिदम है, म्यूजिक है, दैट यूज्ड टू काइंड ऑफ इंस्पायर मी टू पेंट।
तो मैं जब शुरू में पेंट करना शुरू हुई जी। तो हमेशा मेरे म्यूज़िक लगा रहता था, कोई ठुमरी या भजन, जो कि क्लासिकल में अगर आप देखें जयपुर घराना इज़ बहुत नोन है फुटवर्क के लिए, बहुत ब्यूटीफुल उनका फुटवर्क और तैयारी बहुत रहती है। तो वो हमेशा मुझे, मैं लगा के अपना काम शुरू करती थी, और जिस तरह से म्यूज़िक चलता है, मेरे हाथ की मूवमेंट, एप्लीकेशन ऑफ कलर पिगमेंट बिल्कुल उसी तरह से चलता था। तो मुझे लगता है कि वो जो स्पॉन्टेनिटी काम में आई, वो एग्जैक्टली मैं हमेशा राशिद कंपेयर करती हूँ कि एक चाइल्ड जैसे काम करता है। बहुत खूब। जब एक चाइल्ड इज पेंटिंग, हाँ। वो अपने ट्रू हार्ट से पैशनेट होके ही पेंट्स। कम शब्दों में अब ये एक आखिरी बात बता दें कि एक मैसेज यंग आर्टिस्ट के लिए और आवाम के लिए, माशरे के लिए, क्योंकि आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है बीइंग बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझते हैं, इट्स अ वेरी, मतलब इट इज़ नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ। बट जो मतलब अगर रिप्रेजेंटेशनल आर्ट जो होता है, वो होता है दैट कम्स अंडर द रियल्म ऑफ टेक्निक, स्किल, और जो मैं जिस तरह का काम करती हूँ, मुझे लगता है ये सारा बहुत रिदम, बहुत स्पॉन्टेनिटी, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी पेंटिंग जिस स्टाइल में करती हूँ, वो मतलब वो स्किल के बहुत परे है। इट इज़ समथिंग जो अपने आप को डिस्कवर करते जी। हैं मेरे काम से। तो मैं जब अपनी पेंटिंग देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसको 100 बार देखूँ, वो एक टाइम से ना हो। जब मैं काम कर रही हूँ तो सिर्फ मैं नहीं पेंट कर रही, जी। पेंटिंग भी अपने आप पेंट कर रही है। तो मुझे फ्यूचर के लिए या जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे ये ज़रूर उनके लिए ये बात लगती है कि जब जब वो मेरा काम एक्सपीरियंस करें, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ नोन जी। कि ये आपके जो दिल और दिमाग के जो कनेक्शन है उसको इन्वोक करता है। मैं एक तरह से कुछ सोच के मैंने काम करा है, लेकिन राशिद जब आप पेंटिंग वो मेरी देखेंगे, आपके लिए वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है सही और वो बात है। आपके लिए यूनिक है। तो मैं हमेशा ये चाहूँगी कि जो भी कला व्यूअर्स, ऑब्जर्वर्स मेरा काम देखें, एक्सपीरियंस करें, उनका अपना एक स्पेशल एक्सपीरियंस और यूनिक एक्सपीरियंस हो, ठीक बात और वो उनको उसको एलिवेट करें उनको। शुरू में मैंने जो बात कही थी कि ज़िंदगी है तो सफ़र भी होता है, मंजिल भी होती है, और सफ़र तो बेइंतहा खूबसूरत है, जिस पर कि हमने आज यहाँ खूब सारी बात भी की। लेकिन आखिरी मंजिल क्या है? कहाँ देखना चाहती हैं नुपुर खुद को, कहाँ देखती हैं इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन तो आर्टिस्ट की हमेशा बहुत इंस्पिरेशनल और वो होती है, जी। पर राशिद मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट लगी है कि मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है जो जर्नी है हमारी, जी। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द फाइनल डेस्टिनेशन। जाहिर सी बात है। बिल्कुल, तो वो सफ़र का होना, मतलब सफ़र को एंजॉय करना, मोमेंट में लिव करना, मुझे वो बहुत ज़रूरी लगता है। और अगर आप सक्सेस की बात करें, मतलब हर एक आपके, मेरे लिए, सबके लिए सक्सेस बहुत डिफरेंट चीज़ है। मुझे ये लगता है अगर मैं सुबह उठूँ और मैं सुबह से रात तक वो कर सकती हूँ विदाउट एनी प्रेशर जो मैं करना चाहती हूँ, जी। तो मेरे लिए वो बहुत सक्सेसफुल है। जी। अगर मैं बिना प्रेशर के पेंट कर सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मतलब इस तरह का प्रेशर ना रहे कि मुझे ऐसा काम करना है जो कि जो सेल हो, मुझे ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट लगती जी। है। तो उस काम के लिए फॉर एन आर्टिस्ट टू सपोर्ट, मतलब मैंने बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन्स ली, उससे मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाई इनिशियल ईयर्स में, Correct. जब कि मेरा काम इतना हाई नहीं सेल होता था उस टाइम पे, इतनी वैल्यू नहीं थी काम की। तो मुझे ये लगता है बिना प्रेशर के एक्सप्रेशन करना बहुत बड़ी बात है। अब सफ़र इतना खूबसूरत हो तो मंजिल की परवाह कौन करे? एब्सोल्युटली, नहीं? एब्सोल्युटली, आई इतना थिंक दैट इज वेरी वेरी ट्रू एंड वेरी ट्रू फॉर मी एंड माय लाइफ। बिल्कुल, इस प्रोग्राम में बात करते हुए भी बात पता ही लगी कि क्या खूबसूरत सफ़र शुरुआत से रहा अब तक, और स्टिल ऑन अभी भी जारी है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हौसलों की उड़ान में आने के लिए, मेहमान बनने के लिए, और हमें अपनी मेज़बानी देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच राशिद, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत इम्प्रेसिव स्टूडियो में बैठ के मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। नाजरीन, हौसलों की उड़ान के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन चलते हुए ये वादा कि अगले एपिसोड में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे गुफ्तगू। लेकिन याद भी दिला दें कि अगर आप डीडी उर्दू को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए डीडी उर्दू यूट्यूब पर भी उपलब्ध है।
आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आज के लिए जुड़ने के लिए। अपना रखें खास ख्याल। फिर होगी मुलाकात। आदाब।